जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का लुसेंट बुक के टॉपिक वाइज रिवीजन में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के स्रोत और आदि ऐतिहासिक के टॉप 100 क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कौन सा वैदिक सभ्यता, इन दोनों पर रिलेटेड 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोग का? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लुसेंट बुक पर आधारित रहेगा। जो टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 जो है प्राचीन इतिहास का लुसेंट में है, उन सभी लुसेंट में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बनाए हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन लुसेंट बुक में का है, कोई अदर कहीं से ये क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन का पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सौरमान तिथि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सौरमान तिथि पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है 2 तरीकों से बताया गया है। पहला तरीका है कार्बन 14 के द्वारा। तो कार्बन 14 की अगर बात करेंगे हम लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि है 2400 से 1700 है। किसके द्वारा? कार्बन 14 के द्वारा। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों की है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग क्या है हम लोगों की तिथि? तो वो है 3300 बीसी से 1300 बीसी। 3300 बीसी से 1300 बीसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने की थी। तो राखालदास बनर्जी ने किया था दोस्तों। तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब किया था? 1922 में किया था। 1922 में क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। कौन? राखालदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? सिंधु सभ्यता को बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी है आध ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी है पूरा पाषाण, ऑप्शन नंबर डी है मध्य पाषाण। तो हम लोग सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल में रखे हैं। किस काल में रखे हैं? आध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखे हैं। अगर बात करते हैं पूरा पाषाण काल से, तो पूरा पाषाण काल से हम लोगों की आग की खोज किस काल में हुई है? तो आग की खोज जो हुई है पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हम लोग का मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। और ऊपर हम बताए हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? भारत की बात कर रहा है तो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिला में। और राखी गढ़ी को बात करते हैं कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो राखी गढ़ी को यूनेस्को में 1963 ईस्वी को शामिल किया गया राखी गढ़ी को यूनेस्को में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाह था, लोथल और सूतकोटदा। क्या था? लोथल और सूतकोटदा। अच्छा, बात करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल कहाँ है? तो लोथल आप लोग का है कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगर बात करें सूतकोटदा के बारे में तो सूतकोटदा हम लोग का है सूतकोटदा पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में सूतकोटदा स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हम लोग की राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? तो जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की गहराई कितनी है? गहराई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका गहराई 2.43 मीटर थी। कितनी थी? 2.43 मीटर। अगर बात करें उसकी लंबाई कितनी थी, तो उसकी लंबाई जो थी 11.88 मीटर थी। लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा दोनों से मिले हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों से ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल कहाँ है, अभी बताए हैं। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा हम लोग की राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब मोहनजोदड़ो से ही एक कांस्य की नर्तकी मिली है। क्या मिली है, एक कांस्य की नृत्य कीर्ति हुई। एक कांस्य की नर्तकी मिली है, नृत्य करती हुई नर्तकी मिली है। कैसी नर्तकी मिली है, नृत्य करती हुई नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो की बात ही कर रहे हैं, तो इसमें क्या मिला है, स्नानागार मिला है। क्या मिला है, स्नानागार मिला है। ओके, स्नानागार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोग का कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक। और इसको कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता था, भाव चित्रात्मक लिपि के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग का कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ दोनों थी। कौन थी, गेहूं और जौ दोनों। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, मेहरगढ़ से मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन, मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, शहद का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो आप लोग की है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी को ही वैदिक सभ्यता में पुरुषुणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पुरुषिणी के नाम से जानते हैं। यहीं पर राजा सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। हम बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कालीबंगन वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। कितना बार बताए हैं ऊपर कि कालीबंगन राजस्थान में और लोथल गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आप लोग का रंगपुर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ स्थित है। रंगपुर आप लोग की कहाँ स्थित है, तो रंगपुर हम लोग की गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में रंगपुर स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, रंगपुर गुजरात में स्थित है। लेकिन गुजरात में कहाँ पर, कठियावाड़ जिला में। किस जिला में, सौराष्ट्र जिला में नहीं स्थित है। सौराष्ट्र जिला में नहीं स्थित है वो, कठियावाड़ जिला में। कहाँ, कठियावाड़ जिला में स्थित है रंगपुर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 है कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियों की अधिकता क्या दर्शाती है। मिट्टी की मूर्तियों की अधिकता यही दर्शाती है कि सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सतात्मक थे। कैसे थे, मात्र सतात्मक थे। और वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में जो लोग थे वो कैसे थे, पितृ सतात्मक। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, पितृ सतात्मक थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह स्वास्थ्विक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है। स्वास्थ्विक चिन्ह बताइए। स्वास्थ्विक चिन्ह हम लोग की हड़प्पा सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। प्रयास स्वास्थ्विक चिन्ह आप लोग की। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रोपण किस नदी के तट पर स्थित है। रोपण कहाँ नहीं है पूछ रहा है, रोपण पूछ रहा है किस नदी के तट पर है। तो रोपण जो है आप लोग की सतलज नदी है। कहाँ है, सतलज नदी के तट पर। अब पूछता है कि रोपण कहाँ स्थित है, तो रोपण आप लोग की पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, रोपण पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 22 नंबर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात कर रहा है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात में है। किस राज्य में है, लोथल गुजरात राज्य में है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आलमगीरपुर मेरठ किस नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए इसको थोड़ा हम अच्छा समझते हैं। ये देखिए ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, तो आप लोग इसका
चौहद्दी याद किए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है आप लोग का, तो उत्तर में मांडा है। क्या है, उत्तर में मांडा। दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद। पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर। और पश्चिम में सुतका गैंडोर, पश्चिम में क्या है, सुतका गैंडोर। अगर बात करें आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पहले तो उत्तर प्रदेश में है। अगर नदी की बात पूछेगा तो ये हिंडन नदी के पास है। आलमगीरपुर किस नदी के पास है, हिंडन नदी के पास। और दैमाबाद किस नदी के पास है, तो दैमाबाद गोदावरी नदी के पास। किस नदी के पास, गोदावरी नदी के पास। अगर बात करें उसके बारे में, अगर बात करें हम लोग उसके बारे में, ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर है आप लोग का मांडा। अगर बात करें हम लोग मांडा के बारे में, मांडा किस नदी के किनारे है, तो चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। अगर इधर जो है ये सुतका गैंडोर किस नदी के, तो दास नदी के किनारे सुतका गैंडोर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसकी स्थिति, मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में है। अगर कश्मीर में मांडा है। ठीक है। अगर बात करते हैं इधर आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। गोदावरी दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और बात करते हैं इसकी सुतका गैंडोर की, तो ये पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन घूम फिर कर इसी से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आया है आप लोग का कि आलमगीरपुर मेरठ के किस नदी पूछा है। तो नदी यहाँ पर क्या मार देंगे हम लोग, नदी की बात कर रहे हैं तो हिंडन नदी मारेंगे। क्या मारेंगे, हिंडन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंडन नदी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है। सुतका गैंडोर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो सुतका गैंडोर पाकिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा किस राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, वनमाली किस राज्य के हिसार जिले में स्थित है। तो वनमाली और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द मेलुहा किसके लिए आया है। तो मेलुहा को मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता कहते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे पहली सभ्यता है जो कि ग्रामीण थी। ओके, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए कितने पहियों वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। तो वो 2 और 4 दोनों पहिए वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में तांबा मुख्य रूप से कहाँ से आयात किए जाते थे। तो तांबा खेतड़ी और ओमान से आयात किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। टीन का आयात सिंधुवासी कहाँ से करते थे। टीन का पूछ रहा है, तो वो अफगानिस्तान और ईरान से टीन का आयात सिंधुवासी करते थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय काल है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का समय काल है 1000 से 600 BC। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ऋग वैदिक काल का समय काल ही पूछ रहा है, समय क्या माना जाता है। तो अभी बताएं, 1500 से 1000। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 1000 BC। क्वेश्चन नंबर 32-33 हो गया। 33 देखिए, उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 से 600 BC है। उत्तर वैदिक का समय काल क्या है, 1000 से 600 BC। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है। उन्होंने मध्य एशिया माना है। कहाँ माना है, मध्य एशिया। और पूछेगा कि आर्य आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सर्वप्रथम आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 35 कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता किस प्रकार की थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। कैसी थी, ग्रामीण थी। लेकिन पूछेगा कि आर्यों की भाषा कैसी थी। अगर पूछेगा कि आर्यों की भाषा कैसी थी, तो उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। आगे क्वेश्चन ही आ गया आप लोगों का, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक, अच्छा, पाली भाषा से कौन संबंधित थे। तो पाली भाषा से हम लोग के बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी, पाली। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी, पाली। अगर बात करते हैं इधर प्राकृत भाषा से कौन संबंधित थे, तो जैन धर्म के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा से संबंधित थे। ओके, अगला क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग का कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही आरोही क्रम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, कुल के बाद ग्राम के बाद 20 के बाद जन के बाद राष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 20 एकदम सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं, विश के मुखिया को विस्पति कहते हैं, राज्य के मुखिया को राजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 20 का प्रधान को क्या बोलते हैं? विस्पति। 20 के प्रधान को विस्पति बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहते हैं? जो जनता की गतिविधि को देखता है उस गुप्तचर को स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट। जो चोर को पकड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? ये उग्र क्या करता है? चोर को पकड़ने का काम करता है। चोर को पकड़ने का काम जो करता है उसे उग्र कहते हैं। पकड़ने का कार्य करता है कौन? उग्र। उग्र क्या करता है? चोर को पकड़ने का कार्य। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते हैं? गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाजपति। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 42 नंबर, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है? अभी बताएं, चोर या अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता है। कौन करता है? उग्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 43, राजा को सलाह देने वाली महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? राजा को सलाह देने वाली महत्वपूर्ण संस्था है सभा और समिति। और हम बताए हैं सभा और समिति, अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो में हम बताए हैं कि सभा और समिति किस वेद में आते हैं। तो सभा और समिति जो आते हैं आप लोग के अथर्ववेद में आते हैं। किस वेद में आते हैं? अथर्ववेद में आते हैं। इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ऋग्वेद में गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? गविष्ठ शब्द की अर्थ है कि गाय की खोज। गविष्ठ शब्द का अर्थ है गाय की खोज। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। इसमें कौन थे? एक राजा सुदास थे। कौन थे? राजा सुदास वर्सेस 10 जन, दोनों में युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये युद्ध जो हुआ आप लोग का पुरुषुणी नदी के किनारे अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ। तो इसमें जीत किसकी हुई? तो इसमें जीत राजा सुदास की हुई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये हम लोग की पुरुषुणी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया। या ये याद रखिएगा आप लोग कि झेलम नदी को वितिस्ता कहते हैं, चिनाब नदी को आस्किनी कहते हैं वैदिक सभ्यता में, और ब्यास नदी को विपाशा कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 है, ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से कितने वर्णों में विभक्त था? ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में है? तो वो 4 वर्णों का उल्लेख जो है 10वें मंडल में। किस मंडल में है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। अगर 7वें मंडल की बात करें तो अभी बताएं कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस में है? 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। अगर बात करें 8वें मंडल में, 8वें मंडल में हस्तलिखित शिल्प है जिसको खिल कहते हैं, उसका वर्णन है। अगर 9वें मंडल की बात करें तो 9वें मंडल में आप लोग का है सोम देवता का वर्णन। किसका है? सोम देवता का वर्णन। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आर्यों की समाज किस प्रकार का था? आर्यों की समाज बताइए। प्रीत प्रधान था कि मातृ प्रधान था कि सामंती था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ प्रधान था, लेकिन आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू। तो दोस्तों अभी हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अभी और 50 क्वेश्चन, अभी और कितना क्वेश्चन बचा है? अभी और 50 क्वेश्चन बचा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अभी 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभी 50 क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड में अपना स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम किससे बना होता है? तो वो वनस्पति से बना होता है। किससे बना होता है? वनस्पति से। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि कणाद को किस भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है? तो वे महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? वो कणाद है। कौन है? कणाद है, महर्षि कणाद है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऋग्वैदिक काल में किस पशु को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को अघन्या माना गया है। किसको? गाय को अघन्या माना गया है। और ऋग्वैदिक काल में घोड़ा को सबसे प्रिय पशु, किसको? घोड़ा को सबसे प्रिय पशु माना गया है। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि आर्यों की सबसे प्रिय पशु कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे प्रिय पशु घोड़ा थी। कौन सी थी? घोड़ा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा को क्या कहा जाता है? तो उसको श्याम अयस्क, लोहित अयस्क नहीं कहते हैं, उसको श्याम अयस्क कहते हैं। लोहित अयस्क किसको कहते हैं? तो लोहित अयस्क तांबा को लोहित अयस्क कहते हैं। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है
तांबे को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो तांबे को वैदिक काल में लोहित अयस्क, अभी बताए हैं लोहित अयस्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं 57 नंबर, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो उनको पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी। उग्र किसको कहा जाता था? जो चोर को पकड़ते थे। चोर को पकड़ने वाले को उग्र कहते हैं। चोर को पकड़ने वाले को उग्र कहते हैं। वाजपति किसको कहते हैं? गोचर भूमि के मालिक को क्या कहते हैं? गोचर भूमि के मालिक को क्या कहते हैं? वाजपति कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद में सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी सरस्वती नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। अच्छा पूछेगा ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितने बार हुआ है? तो एक बार गंगा नदी का जिक्र हुआ है। पूछेगा ऋग्वेद में यमुना नदी का जिक्र कितने बार हुआ है? किस नदी का? यमुना नदी का। यमुना नदी का जिक्र हम लोग का 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कुल कितनी बार हुआ है? एक बार। कितनी बार हुआ है? एक बार। ओके। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार। पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा की बात करेगा, सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो वो नदी का नाम है सिंधु। कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए? तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति थे, वो सर्वाधिक प्रिय हो गए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? हल को हम लोग सिरा कहते थे और हल की रेखा को क्या कहते थे? सीता। हल की रेखा को सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हल से बनने रेखा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो सीता। क्या कहा जाता था? सीता। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किससे की गई है? टूटी नाव से। 66 नंबर क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता या सावित्री देवता को संबंधित है। सविता नहीं, सावित्री यहाँ पर होगा। क्या होगा? सावित्री देवता को समर्पित है। और किस मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो तीसरे मंडल से लिया गया है। तीसरे मंडल से। पूछेगा गायत्री मंत्र के क्या बोलते हैं? राइटर कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो वो क्या है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग का श्राद्ध की प्रथा को सबसे पहले किसने शुरू किया? बताइए। श्राद्ध की प्रथा को सबसे पहले दात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने शुरू किया। किसने शुरू किया? दात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने। और 68 है उत्तर। 68 क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो कौशाम्बी में किया गया। कहाँ किया गया? कौशाम्बी में। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है कि महाभारत को ही जय संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है आप लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो महाभारत ही है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है 71 गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? तो गोत्र का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और उत्तर वैदिक काल के समय की बात करें तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का समय काल रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक से क्वेश्चन आता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। कौन है? कपिल है। ओके। अगर बात करते हैं गौतम, तो गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। किसके प्रवर्तक है? न्याय दर्शन के। और ये पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। और कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। किसके? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 योग दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 74 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पूछेगा तो जैमिनी मारना है, लेकिन उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक पूछेगा तो वद नारायण मारना है। उत्तर मीमांसा या वेदांत के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वद रणाय है। कौन है? वद रणाय। 77 नंबर क्वेश्चन है कि लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चवार्क है। कौन है? चरवाक। ठीक है, चवार्क है। 78 नंबर क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली पुत्र गोसल है। कौन है? मखली पुत्र गोसल। 79 क्वेश्चन है कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो है संजय बेल्ठी पुत्र। कौन है? संजय बेल्ठी पुत्र। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये भी चवार्क ही है। कौन है? चवार्क।
क्वेश्चन नंबर 81 है कि वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की है? तो अभी पता है वेदांत सूत्र महर्षि वैद्यनारायण ने की है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनका नगरीय था। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी सिंधुवासियों की व्यवसाय कैसी थी? तो नगरीय थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ऋग्वैदिक काल में पूर्व शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पूर्व मतलब दुर्ग या किला। पूर्व शब्द दुर्ग या किला के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तरी की बात कर रहा है तो अभी इतना डायग्राम अच्छे से बनाकर बताएं आप लोग को। तो उत्तरी बताइए, तो उत्तरी हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 85 है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र मारेंगे। अगर नदी की बात करता तो गोदावरी मारते हैं। अगर कहाँ है वो पूछता महाराष्ट्र, हाँ राज्य की बात करता है तो महाराष्ट्र मारते हैं। अगर नदी की बात करता तो क्या मारते हैं? गोदावरी मारते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बीतस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? बीतस्ता की बात कर रहा है तो बीतस्ता हम लोग झेलम नदी को बीतस्ता कहते हैं। अच्छा, चेनाब नदी को क्या कहते हैं? चेनाब नदी को आस्किनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेनाब नदी को आस्किनी। रावी नदी को अभी पता है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे, जिसको पुरुषणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषणी। ब्यास को क्या कहते हैं? बिपाशा। ब्यास को क्या कहते हैं? बिपाशा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है आप लोग का कि आस्किनी किस आधुनिक नदी की प्राचीन नाम है? ये जो है आस्किनी, ये किस नदी की है? तो चेनाब नदी की पुरानी नाम आस्किनी है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? बिपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास है। क्या है? ब्यास। ब्यास नदी को ही बिपाशा कहते हैं। 89 क्वेश्चन है कि मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय के। 90 नंबर है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखने की शैली क्या थी? ये भी बता चुके हैं कि ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ऋग्वैदिक काल में वर्षा एवं युद्ध का देवता किसे माना गया है? तो वो इंद्र भगवान को वर्षा एवं युद्ध का देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है 92, पशुओं को देवता पूषण उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए? तो वो शूद्र के देवता हो गए। किसके देवता हो गए? शूद्र के देवता हो गए। 93 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और सोम देवता किसको कहते हैं? जो वनस्पतियों या पेड़ पौधों के देवता को क्या कहते हैं? वनस्पतियों या पेड़ पौधों के देवता को क्या कहते हैं? पेड़ पौधा के देवता को सोम देवता कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदहुंदड़ों से मिले हैं। कहाँ से? लोथल और चंदहुंदड़ों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको 2021 में शामिल किया गया। कब? 2021 में शामिल किया गया। 96 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। 97 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक में वेकनाट शब्द किसके लिए? तो जो शुद्ध लेता था उसके लिए, सुना जो शुद्ध देता था, शुद्धखोर ब्याज लेने वाले के लिए क्या बोला गया है? वेकनाट बोला गया है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है आप लोग का, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता को क्या कहते हैं? तो देवताओं और मनुष्यों के बीच अग्नि क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सदानीरा किस नदी का आधुनिक नाम है? तो सदानीरा जो है गंडक। गंडक आधुनिक नदी का प्राचीन नाम क्या है? गंडक है। क्या है? गंडक। सदानीरा का गंडक। लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या बात करें तो 25 है। और पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। कौन है? कपिल है। अगर बात करें हम लोग सांख्य दर्शन के किस धर्म से संबंधित है, तो सांख्य दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर दोस्तों आप ये 100 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो लूसेंट का जो पॉइंट टॉपिक नंबर 3 है और टॉपिक नंबर 4 है वो एकदम आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, वीडियो में जितना एक्सप्लेनेशन किए हैं वो सभी याद कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप लोग का लूसेंट बुक का 3 और 4 चैप्टर का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम रामबाण है। उसी में से एकदम ऑब्जेक्टिव बना कर हम आप लोग के लिए पूछे हैं। आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए या ना चाहिए तो बोलिएगा। हम और 5 नंबर में महाजनपद है, 6 नंबर में जैन धर्म है, 7 नंबर में बौद्ध धर्म है। इस सब पर वीडियो बनाकर हम डालेंगे। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।